हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में पॉलिटी के पार्ट से उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था एज अ सिटीजन और एज अ एग्जाम एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में मैंने जो पंचायती राज सिस्टम है उसको सिस्टमेटिक वे में समझा रखा है और चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे और साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स जो होंगी उनको भी ऑब्जर्व करेंगे। तो लेक्चर को ध्यान से सुनिए और समझिए। ये लेक्चर आपके लिए यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करने वाले हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है उत्तराखंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था, उससे पहले भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका विकास किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले जैसे ही ब्रिटिशर्स ने शासन शुरू करा तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अपनी मनमानी शुरू करी, यानी कि इंडियंस को दबाना शुरू करा। तो उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को करा जो यहाँ पे आप मीम में समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, ग्राम पंचायतों की जो स्थिति हुई थी वो खराब हुई। मैंने इस तरीके से हाईलाइट कर रखा है। जो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, शुरू में पंचायतों की स्थिति पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ऑब्वियस सी बात है, वो तो अपना प्रॉफिट कमाने आए थे। तो ब्रिटिश शासन में क्या हुआ, ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई। जो ग्राम पंचायतें हैं बेसिकली इंडिया में ऐतिहासिक काल से रही हैं। ऐतिहासिक काल से पंचायत व्यवस्था किसी न किसी तरीके से विद्यमान रही है। जब ब्रिटिशर्स आए उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे तो क्या हुआ, पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई, पंचायतें कमजोर और निष्क्रिय हो गई और प्रशासन का केंद्रीकरण बढ़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सारा का सारा अपने कंट्रोल में लेना शुरू करा। तो सेंट्रलाइजेशन बढ़ा और पंचायतों के पास जो अधिकार थे वो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हुए। उन्हें जल जंगल जमीन सारे अधिकारों से वंचित धीरे धीरे करना शुरू करा। फिर मेयो ने थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करी। तो मेयो ने क्या करा, 1870 में मेयो प्रस्ताव लाया। तो मेयो प्रस्ताव के तहत क्या हुआ, स्थानीय संस्थाओं की शक्ति एवं उत्तरदायित्व में थोड़ा सा वृद्धि की गई। स्थानीय निकायों के विकास को थोड़ा सा गति दी गई। शहरी नगर पालिकाओं और निर्वाचन प्रतिनिधियों की अवधारणा प्रस्तुत की गई मेयो प्रस्ताव के द्वारा। अब मेयो के द्वारा ये प्रस्ताव लाने के पीछे कारण क्या था, 1857 में जो क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स पर वित्तीय संकट पड़ा। तो उन्होंने क्या सोचा, थोड़ा सा हम जो स्थानीय स्तर पर यानी कि पंचायत स्तर पर जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ताकि वहाँ से हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो थोड़ा बढ़ सके। स्थानीय सेवाओं के खर्चे तो स्थानीय कराधान को आवश्यक करा गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें चली। फिर हुआ क्या, नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन। रिपन को क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। रिपन ने क्या करा, काफ़ी अच्छे काम करने की कोशिश करी, किसमें, पंचायती राज व्यवस्था के दौर, पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो जैसे रिपन अच्छा काम कर रहा था तो अंग्रेजों ने कहा कि तेरा काम हो गया, तू जा। इस तरीके से चीज़ें चली, क्योंकि रिपन का कार्यकाल काफ़ी छोटा रहा, काफ़ी छोटा नहीं वैसे 4 साल रहा था। लेकिन अगर जैसे अंग्रेज जहाँ लूटने की बात आती थी वहाँ उसका कार्यकाल बढ़ा देते थे, लेकिन कुछ अच्छे काम कर रहा था उसका कार्यकाल लिमिटेड रखते थे। तो रिपन के बारे में समझते हैं। रिपन से पहले लिटन आया था। लिटन ने तो लूटा था। लिटन आया था 1876 से 80 के बीच में। इसने तो चीज़ें क्या करी थी, इंडिया के अपोज में ही चली थी, जो इंडियंस थे उनके अपोज में ही चीज़ें करी थी। इससे पहले कौन आता है, लिटन। लिटन ने लूटा था, रिपन ने चीज़ें सही करने की कोशिश करी। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो रिपन ने क्या करा, स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। सभी बोर्डों में क्या करा, इसमें प्रावधान क्या थे ध्यान से समझना। सभी बोर्डों में 2/3 निर्वाचित गैर अधिकारी अनिवार्य कर दिए। अध्यक्ष भी निर्वाचित गैर अधिकारी होगा। स्थानीय निकायों को स्वायत्तता देने की कोशिश करी, किसने, रिपन ने। इसीलिए क्या बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। इसके आगे लॉर्ड लगाया जा सकता है, लेकिन बाकी कोई लॉर्ड लगाने लायक नहीं थे। लिटन तो बिल्कुल नहीं था लॉर्ड लगाने लायक। तो 1882 में क्या करा, रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसको क्या बोला जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक आयोग आया था, होबाउस आयोग, 1907 में आया था। ये CEH होबाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन गठित किया गया था। इसने कुछ सुझाव दिए थे जो पंचायती से संबंधित थे, पंचायतों से संबंधित थे। ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को स्वीकार किया गया होबाउस के द्वारा, और स्थानीय स्वशासन को इससे बल मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़े हम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। इसने क्या करा, इसने भी पंचायतों को सीमित कर दिया। स्थानीय सरकार का विषय प्रांतों को हस्तांतरित कर दिया और स्थानीय निकायों को पूर्ण नियंत्रण एवं सहायता देने की अनुशंसा की गई थी। लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छे काम नहीं कर रहे थे इस समय में, ज़्यादा अच्छे काम नहीं हुए थे, क्योंकि रॉलेट एक्ट ये सब चीज़ें चल रही थी, इंडियंस के अपोज में चीज़ें चल रही थी। सीमाएं क्या थी इसमें, पंचायतों का क्षेत्र सीमित कर दिया गया, कार्य सीमित कर दिए, वित्तीय एवं संगठनात्मक बाधाएं थी, बहुत सारी चीज़ें थी। पंचायतें थी लोकतांत्रिक एवं जीवंत संस्थाएं नहीं बन पाई। किसके समय में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में आया था। फिर उसके बाद आता है पंचायत अधिनियम 1925-26 में। इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा
प्रांतों में पंचायत अधिनियम पारित किए गए, 8 प्रांतों में 1925 में। 1926 तक 6 देशी रियासतों में भी पंचायत कानून लागू हुए। तो कुछ शक्तियां दी गई, लेकिन पंचायतों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली पंचायतों की स्थिति में कुछ विशेष सुधार अंग्रेजों के समय में नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में। फिर उसके बाद कैसे चीज़ें चली, तो हमने संविधान बनाया। संविधान में हमने क्या करा, अनुच्छेद 40 रखा, जिसके तहत राज्य ग्राम पंचायतों की राज्य यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर की बात होती है, स्टेट की। स्टेट का सेंस पॉलिटी में जब भी आएगा तो राज्य यानी कि राज्य का मतलब होता है सेंटर का सेंस होता है। ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, ये क्या पॉलिसी है, किसके तहत आता है, डीपीएसपी के तहत आता है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात होती है इसमें। ऐसे अनुच्छेद 246 है, जिसके तहत क्या होता है, संघ को और राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है। 3 सूचियां होती हैं, कौन सी, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इस पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 246 के तहत होता है। उसी के तहत राज्य विधानमंडल को भी पंचायतों के बारे में कानून बना सकते हैं, अनुच्छेद 246 के तहत। फिर क्या आते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं संविधान से संबंधित। पंचायतों को लेकर संविधान सभा में क्या थे, मतभेद थे। बी.आर. अम्बेडकर ने पंचायतों के समावेशन का विरोध करा था। बी.आर. अम्बेडकर ने पंचायतों के समावेशन का विरोध करा था, लेकिन डीपीएसपी में लास्ट में डाल दिया गया था। कुछ बाद में कंक्लूजन निकाले और डीपीएसपी में डाल दिया गया, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया, जिससे क्या हुआ, पूरे देश में पंचायतों की एक समान संरचना का अभाव हुआ। यानी कि डीपीएसपी में डाल दिया, लेकिन एक तरीके से कुछ रूल रेगुलेशन एकदम, ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, एक तरीके के सिद्धांत होते हैं, इनको लागू करना कोई कंपलसरी चीज़ें नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें बढ़ी, आगे बढ़ी, क्योंकि क्या था, इंडिया कैसी सोसाइटी थी, ग्राम आधारित, कृषि आधारित सोसाइटी थी। तो ग्रामों का विस्तार करना, ग्राम का उत्थान करना बहुत जरूरी था। तो इसी के लिए क्या किया गया, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया, CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण विकास पे इस पे फोकस किया गया। और इसकी जो प्रेरणा मिली थी, कहाँ से मिली थी, अमेरिकी विशेषज्ञ थे एक अल्बर्ट मेयर, उनकी एक इटावा परियोजना थी, उससे प्रेरणा ली गई थी। इसमें क्या हुआ था, ग्रामीण विकास गतिविधियों पे फोकस किया गया था, ग्राम पंचायतों की भागीदारी पे बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया था। फिर आगे क्या हुआ, फिर कुछ प्रारंभिक अधिनियम थे जिनके तहत पंचायती राज व्यवस्था चली। इंपोर्टेंट है, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958, इनकी डेट याद रखिएगा। और क्षेत्र पंचायत एवं जिला परिषद अधिनियम 1961। उत्तराखंड में 2016 तक इन्हीं के तहत पंचायती राज व्यवस्था चलती रही। फिर 2016 में पंचायती राज अधिनियम आया था उत्तराखंड का, आगे देखेंगे हम, उसके डेट पे सब ऑब्जर्व करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश से ही क्या उत्तराखंड बना था, तो संयुक्त प्रांत जो है उत्तर प्रदेश की बात होती है। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में आया था, उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 में आया था, क्षेत्र पंचायत एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में आया था। फिर महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की बात करें तो भारत में पंचायती राज का प्रथम प्रयास किसने करा, मेयो ने करा था, लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने देखी थी, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 से हुई, राजस्थान के नागौर जिले से। आगे देखते हैं, फिर इसमें क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी राजस्थान के नागौर से। और सेकंड स्टेट कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ये भी ध्यान रखिएगा, पहला तो सबको पता होता है राजस्थान का नागौर, लेकिन सेकंड स्टेट कौन सा था, आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर को 1959 में आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब में लागू किया गया। इस तरीके से इंडिया में धीरे धीरे पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी शुरू कर दी थी। फिर क्या हुआ उसके बाद, एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता, इसमें 3 वर्ड है ना, तो इन्होंने क्या करा था, इनकी अनुशंसा इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। 3 वर्ड है तो त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और बलवंत राय मेहता समिति को बनाया क्यों था, जो CDP आया था 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था, और उसी के तहत राष्ट्रीय विकास जो परिषद बनाई गई थी उसका गठन भी किया गया था, और साथ में CDP की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया था। और CDP की विफलता के कारण इन्होंने देखे थे, क्यों, क्या हुआ था, इसका कारण क्या था, जन भागीदारी की कमी, क्योंकि जन भागीदारी नहीं थी। क्योंकि ग्राम स्तर पर चीज़ों को अगर रेगुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण जनता ही क्या थी, ग्रामीण भारत ही था उस समय, भारत जो था अधिकांशतः ग्रामीण था, तो इसलिए ग्रामीण परिवेश को विकास करना जरूरी था, तभी शहरों का विकास होगा, तभी शहर बन पाएंगे, धीरे धीरे ग्राम से डेवलप होंगे, इस तरीके से चीज़ें चली थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बोला था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट समिति, अशोक मेहता समिति 1977 में, 1970 में आई थी। इसके तहत क्या बोला था, द्विस्तरीय, इसमें 2 वर्ड है तो द्विस्तरीय, अशोक और मेहता है तो द्विस्तरीय।
जिला परिषद और मंडल पंचायत, इसमें विशेष सुझाव क्या दिए गए थे कि जिला का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी कि विकेंद्रीकरण की बात की गई थी इसमें, और कर्नाटक ने इसे प्रभावी रूप से लागू भी किया था। फिर पंचायत सुधार हेतु कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, ये एज इट इज आपको याद होनी चाहिए और साथ ही साथ आप नोट भी कर लीजिए, अपने टेबल पे लगा लीजिए। 1983 में आई थी हनुमंतराव कमेटी, 1985 में आई थी जीवीके राव कमेटी, 1986 में आई थी LM सिंघवी कमेटी, 1988 में आई थी PK थुंगन कमेटी, 1990 में आई थी हरलाल सिंह खर्रा कमेटी। ये कमेटी याद होनी चाहिए। 1983 में हनुमंतराव, 1985 में जीवीके राव, 1986 में LM सिंघवी, 1988 में PK थुंगन, 1990 में हरलाल सिंह खर्रा। ये समितियां किससे संबंधित है? पंचायत सुधार से। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगली चीज देखते हैं, फिर संवैधानिक प्रावधान। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1992 आते आते कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए। उसके तहत क्या किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया ताकि पूरे देश में एक समान रूप से इनको लागू किया जा सके। तो संविधान में क्या किया गया, भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 के तहत, भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए और 243 ओ के तहत क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन लाया गया और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किसमें, संविधान में जोड़ी गई, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 29 विषय पंचायतों को दिए गए और 24 अप्रैल, ये डेट काफी इंपोर्टेंट है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया। 1992 का अधिनियम था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू हो गया 24 अप्रैल। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट चीज है। फिर पंचायती राज जो है ये किससे संबंधित है, आपका राज्य सूची से संबंधित है, इसीलिए इस पर राज्य कानून बना सकता है। और ये क्या करता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण से संबंध रखता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली चीज, फिर पंचायत चुनाव के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। पंचायत चुनाव कौन कराता है, एक होता है हमारा निर्वाचन आयोग, एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है आपके क्या कराता है, लोकसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा, ये सब चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग। और पंचायत चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का। फिर क्या, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वो क्या होती है, 21 वर्ष होती है चुनाव लड़ने की। और पंचायत का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का। वोट देने की आयु क्या होती है, वोट देने की तो 18 वर्ष की होती है। चुनाव लड़ने की, पंचायत में चुनाव लड़ने की 21 वर्ष होती है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव आवश्यक होते हैं। और महिलाओं को रिजर्वेशन, उत्तराखंड में जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, मार्च 2018 में दिया गया। और महिलाओं का जो रिजर्वेशन था 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, पंचायतों में 50%। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, भुवन चंद्र खंडूरी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं, अभी आगे डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना ही रखना है। अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक है पंचायतों के बारे में। 243 डी में क्या दिया गया है, पंचायतों में आरक्षण, जो महिला आरक्षण, SC ST आरक्षण है वो किसमें, 243 डी में। 243 ए में क्या है, पंचायतों की अवधि। एफ में क्या है, सदस्यों की अयोग्यता, यानी कि वो फेल किस तरीके से होंगे। जी में क्या है, शक्तियां और कार्य, यानी कि पावर की बात हो रही है। 243 आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट। 243 के में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनसे क्वेश्चन बने भी हैं एग्जाम में फ्रिक्वेंटली, ध्यान रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। फिर अगली चीज देखते हैं, उत्तराखंड में जो पंचायती राज अधिनियम आया था, मैंने बताया था उससे पहले उत्तर प्रदेश के जो अधिनियम थे उन्हीं के तहत चल रहा था। जो उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम आया था 2016 में आया। इसके तहत क्या किया गया, 17 मार्च 2016 को विधेयक पारित किया गया और 4 अप्रैल 2016 को राज्य में ये विधेयक को लागू कर दिया गया। यानी कि 4 अप्रैल 2016 से उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था एक तरीके से एक्ट के रूप में आ गई। फिर पंचायती राज संशोधन विधेयक आया था 2019 में। उसके तहत क्या किया गया, 2 बच्चे, जिसके 2 बच्चे होंगे वही जाके पंचायत चुनाव लड़ सकता है, 2 से ज्यादा होंगे तो नहीं लड़ सकता। ये लाया गई चीजें ताकि क्या करा जा सके, जनसंख्या नियंत्रण की चीजों को अप्लाई किया जा सके। अधिकतम 2 बच्चे वाले व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं, किसमें, उत्तराखंड के पंचायतों में चुनाव में। जिसके तहत शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई, सामान्य अभ्यर्थी की 10th यानी कि 10वीं पास, महिला SC ST के लिए 8वीं पास। अगर कोई महिला होगी या SC ST पुरुष होंगे तो उनके लिए 8वीं पास। और कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि 2 पद धारण नहीं कर सकता है, एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता है। यानी कि वो ग्राम प्रधान भी बन गया, क्षेत्र पंचायत सदस्य बन गया, इस तरीके से नहीं होगा। एक साथ 2 पद धारण नहीं करेगा, सिर्फ एक ही पद धारण करेगा। फिर अगली चीज देखते हैं, ये है पंचायतों के अनुच्छेद। इनसे घबराना नहीं है, समझेंगे ध्यान से, याद भी हो जाते हैं धीरे धीरे।
243 से 243 ओ तक हमने देखने। 243 में क्या है, परिभाषाएं। ठीक है, कोई भी जब हम पढ़ते हैं, कोई भाग पढ़ते हैं, उसके तहत जो अनुच्छेद आता है, पहला अनुच्छेद क्या करता है, उसकी डेफिनेशन या परिभाषा के बारे में बात करते हैं। फिर ए 243 ए में क्या है, ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। बी में क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रहे हैं। ये मैंने हाईलाइट कर रखी जी, बस इन पे आपको फोकस करना है। 243 के सी में क्या है, संरचना। सी से संरचना है। डी से क्या है, रिजर्वेशन, अभी हमने देखा था, सीटों का आरक्षण। डी से महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, ये रिजर्वेशन की बात हो रहा है, फीमेल SC ST के लिए। 243 के ई में क्या है, पंचायतों की अवधि कितने साल होती है, 5 साल होती है। 243 के एफ में क्या है, अयोग्यता, यानी कि फेल किस बेसिस पे होंगे, एफ से फेल। जी से 243 के जी में क्या है, पंचायतों की शक्तियां, यानी कि जी से गोली, यानी कि पावर की बात कर सकते हैं, गोली पावर, इस तरीके से शक्तियों की बात हो रही है, अधिकार, उत्तरदायित्व। 243 एच इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कर लगाने की शक्ति, पंचायत कर लगा सकती है, जैसे स्थानीय मेलों पर, इस तरीके से पंचायत के कोष को बढ़ाने के लिए कर लगा सकती है। 243 आए, काफी इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की बात है इसमें, वित्तीय संस्थाओं की समीक्षा है। 243 के जे में जांच कर सकते हैं, जे से जांच, यानी कि लेखा परीक्षण कर सकते हैं, यानी कि ऑडिट की बात हो रही है। 243 के के में क्या है, के में चुनाव है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। 243 के एल में क्या है, संघ क्षेत्रों में पंचायती राज को किस तरीके से लागू किया जाएगा। 243 के एम में क्या है, कुछ क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। 243 के एन में क्या है, मौजूदा कानून और पंचायतों का जारी रहना। और 243 ओ में क्या है कि चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। ये याद हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करते चलिए, याद हो जाएंगे, घबराना नहीं इससे। तो 243 के ए से लेके ओ तक किस तरीके से याद रखने, ए से सभा, बी से गठन, सी से संरचना, डी से आरक्षण, ई से अवधि, एफ से फेल, इस तरीके से याद रखना। जी से शक्ति, यानी कि गोली, गोली की बात हो रही है, गोली चला देते हैं लोग गाँव में, कट्टा चला देते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। एच से कर, एच से कर। आई से वित्त, आई से वित्त, यानी कि वित्त आयोग की बात हो रही है। जे से जांच, जांच यानी कि लेखा, ऑडिट, ऑडिट की बात हो रही है। के से चुनाव, के से चुनाव होता है पंचायतों में, के से चुनाव होता है, इस तरीके से। एल से यूटी, एल से यूटी, एल से यूटी में चले जाते हैं, एल से लौट जाते हैं, यूटी में चले जाते हैं। एम से कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होता। एन से इन कानूनों का जारी रहना, जो प्रीवियसली कानून थे वो जारी रहते हैं। और ओ से क्या होता है, कोर्ट दखलंदाजी नहीं करता पंचायतों के मामलों में, पंचायत के चुनावी मामलों में। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो इसको 2-3 बार आप ऑब्जर्व करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको एज इट इज याद रख लेना है, कॉपी में नोट करते चलिए, याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अब उत्तराखंड में देखते हैं डिटेल में पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से। तो स्थानीय स्वशासन में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत होती है। और नगरीय क्षेत्र में क्या होता है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत होती है। तो देखते हैं राज्य में जो ग्राम पंचायत का ढांचा है किस तरीके से है। सबसे निचला स्तर क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। एक गांव या एक से अधिक गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं का समूह क्या कहलाता है, ग्राम सभा। गांव के लोगों की सभा, ग्राम सभा। एक ग्राम सभा की केवल एक ग्राम पंचायत होती है, इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राम पंचायत की संरचना किस तरीके से होती है, ग्राम प्रधान क्या होता है, अध्यक्ष होता है, उसके नीचे उप ग्राम प्रधान होता है, उसके नीचे ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर जो होते हैं बेसिकली गाँव में, जो छोटे छोटे वार्ड बनाए जाते हैं। फिर जो अध्यक्ष होता है उसके कार्यों को हेल्प के लिए क्या होता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या VDO, जो क्या करता है, सचिव की तरह कार्य करता है अध्यक्ष के साथ, यानी ग्राम प्रधान के साथ सचिव की तरह कार्य करता है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। फिर जो ग्राम पंचायत क्षेत्र का जो सीमांकन होता है, यानी कि पंचायती राज में ग्राम पंचायत क्षेत्र को जो सीमा है उसका किस तरीके से सीमांकन किस तरीके से किया जाता है। राज्य सरकार किसी भी ग्राम या ग्राम समूह को पंचायती क्षेत्र घोषित कर सकती है, यानी कि पावर किसके पास है, राज्य सरकार के पास, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। तो इस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बना सकती है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए क्या रखा है, न्यूनतम जनसंख्या 500 होनी चाहिए, अधिकतम जनसंख्या 2000, तो उसके तहत ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया 500 और 2000 का। मैदानी क्षेत्र में क्या है, न्यूनतम 1000 होनी चाहिए, अधिकतम 10,000 होनी चाहिए। ग्राम सभा घोषित करने और उसका नाम निर्धारित करने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। ग्राम पंचायत में वार्ड व्यवस्था होती है, जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित किया जाता है, यानी कि मोहल्लों को वार्डों में विभाजित किया जाता है। गाँव में जो मोहल्ले होते हैं छोटे छोटे, उनको प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में वार्ड सदस्य चुने जाते हैं, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान होता है। ये सब हमने देखा है, ऑब्जर्व कर लिया। फिर क्या होता है, ग्राम पंचायत सदस्यों की जो संख्या होती है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। पंचायत की जनसंख्या 1000 या उससे अधिक हो तो क्या क्राइटेरिया रहते हैं, कम से कम 5 सदस्य तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम 15 होने चाहिए। 5 से लेकर 15 के बीच में होता है। 1000 तक की जनसंख्या में सदस्य संख्या 7 रख सकते हैं। 1001 से 2000 में 9, 2001 से 3000 में 11, 3001 से 5000 में 13, और 5001 से अधिक में 15 रख सकते हैं। ये सदस्य संख्या है, पंचायत सदस्य संख्या।
फिर ग्राम सभा की जो सदस्यता है, प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से या उससे अधिक है, जिसका नाम पंचायत की मतदाता सूची में है, वो ग्राम सभा का सदस्य होगा, ध्यान रखिएगा। अगली चीज, जो ग्राम पंचायत की बैठकें होती हैं, वर्ष में 4 बैठकें तो करनी ही करनी है, ये मैंडेटरी है। अब होती नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन ये करनी होती है, लेकिन कागजों में दिखा देते हैं कई जगह, बट चीज़ें होनी चाहिए। 4 अनिवार्य होती हैं, 4 अनिवार्य होती हैं, और उसके लिए कुछ स्पेशल डेट निर्धारित की गई हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो गया, 8 मार्च महिला दिवस, महिलाओं को इंपॉर्टेंस देने के लिए, 1 मई मजदूर दिवस, मजदूरों को इंपॉर्टेंस देने के लिए, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर बाल दिवस। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर तो आसानी से याद हो जाएंगे, साथ में महिला दिवस, मजदूर दिवस और बाल दिवस। ठीक है, इन डेटों में भी पंचायतों की बैठक करना एक मतलब एक कोरम है, करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन 4 तो होनी चाहिए, मिनिमम 4 तो होनी ही चाहिए। फिर जो गणपूर्ति होती है पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो बैठक होती है, उसके लिए गणपूर्ति की बात करें तो कुल सदस्यों का 1/5 भाग उपस्थित होना चाहिए। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, इन्हीं से आप क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट फैक्ट, अब कौन से भाग में, ये सब बेसिक चीजें होंगी, थोड़ा डेप्थ में चीजें पूछी जाती हैं, तो इसलिए ध्यान से समझिए। कुल सदस्यों का 1/5 भाग उपस्थित होना आवश्यक है, या कुल परिवारों के आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है। तो क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक हम चालू कर सकते हैं। कार्यकाल क्या होता है ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल, प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष होता है। अगर बीच में कोई ग्राम प्रधान हट गया है, कुछ भी हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो वो बचे हुए टर्म के लिए ही काम करेगा, लेकिन 5 साल का फिक्स टाइम होता है। तो ग्राम पंचायत के वित्तीय अधिकार क्या होते हैं, शुल्क लगा सकती है पंचायत, स्थानीय मेलों पर सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने पर शुल्क लगा सकती है, मतलब कुछ शुल्क लगाने के अधिकार होते हैं, कुछ वित्तीय अधिकार होते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से मीम से समझ सकते हैं। फिर बजट निर्माण क्या होता है, जो ग्राम पंचायत का बजट तैयार किया जाता है, उसका उत्तरदायित्व किस पे रहता है, वीडीओ, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी पर। फिर आगे देखते हैं, उत्तराखंड में जो पंचायती राज अधिनियम आया था, उसके तहत एक इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 18। इसके तहत क्या होता है, ग्राम प्रधान और उप ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और उनको हटाया जा सकता है। तो ग्राम प्रधान के लिए लाने के लिए क्या है, लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए, किसके द्वारा, निर्वाचित सदस्यों के कुल 1/4 भाग द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा ध्यान से। 1/4 से अधिक सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर आवश्यक है। इनमें से कम 5 सदस्य मिलकर क्या करेंगे, जिला पंचायत राज अधिकारी यानी कि डीपीआरओ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, फिर डीपीआरओ इस पे सॉल्यूशन निकालेगा। ऐसे उप ग्राम प्रधान के लिए भी क्या है, आधे से अधिक निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य है। ग्राम प्रधान के लिए क्या है, निर्वाचित सदस्यों के कुल 1/4, 1/4 से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर, और उप ग्राम प्रधान के लिए आधे से अधिक निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक, यानी कि 1/2 से ज्यादा जो भी होंगे। कम से कम 3 सदस्य प्रस्ताव को डीपीआरओ के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की प्रक्रिया में क्या है, डीपीआरओ की भूमिका क्या है कि वे प्रस्ताव की जांच करता है, विशेष बैठक बुलाता है और चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करता है। अगर नहीं होंगी तो क्या करेगा, एक समय सीमा तय की जाती है, बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है, और संपूर्ण प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूर्ण कर लेनी होती है, यानी कि जो भी उस पर एलिगेशन है, जो भी चीज़ें हैं, उनको पूरा रिजॉल्व करना है। फिर ग्राम प्रधान के विरुद्ध अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है, कुल निर्वाचित सदस्यों का आधा गणपूर्ति के लिए लाया जाता है। प्रस्ताव पारित कब माना जाएगा, जब ग्राम सभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत समर्थन में मिले। फिर गणपूर्ति न होने पर या प्रस्ताव असफल होने पर 1 वर्ष तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपसी मनमुटाव के तहत भी कई बार लोग प्रस्ताव लाने की कोशिश करते हैं, उसको हटाना है, उसको ग्राम प्रधान रहने देना है, मुझे बनना है, इस तरीके की चीजें चलती हैं। तो उसके लिए क्या होगा, अगर असफल हो गए तो फिर 1 वर्ष तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ताकि उससे क्या होगा, पंचायतों का काम रुकता है, टाइम वेस्ट होता है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। फिर उप ग्राम प्रधान के लिए भी उसी तरीके से निर्वाचित सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित माना जाता है। कब नहीं लाया जाता, निर्वाचन के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगा, और कार्यकाल की समाप्ति पर 6 माह बचे होंगे तो उस टाइम पे नहीं लाया जाता। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ऐसे एक न्याय पंचायत होती है, गाँव में न्याय पंचायत होती है, जो क्या करती है, न्याय का निर्णय कर देती है। कौन से न्याय का निर्णय, न्याय पंचायत बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर विवाद सुलझाने की एक संस्था है, यानी कि छोटे मोटे जो विवाद है वो न्याय पंचायती सुधार सकती है, न्याय पंचायती निपटा सकती है, ताकि वो कोर्ट में न जाए या पुलिस केस, पटवारी केस, इस तरह की चीज़ें ना बने, ताकि जो कोर्ट पे बर्डन है, कानून पे जो बर्डन है, यानी कि पुलिस व्यवस्था पे, वो कम हो जाए। इसलिए न्याय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। ये 500 रुपये के छोटे मामूली मामलों की सुनवाई कर सकती है, और छोटे फौजदारी मामलों में दंड देने का भी अधिकार होता है, और 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है, लेकिन जेल भेजने का अधिकार नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा न्याय पंचायत के पास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है न्याय पंचायत, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ देखते हैं क्षेत्र पंचायत के बारे में। क्षेत्र पंचायत में क्या होता है, क्षेत्र पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तरीय मिडिल लेवल होता है।
ग्राम पंचायत के बारे में हमने समझ लिया, उसी तरीके से अब क्षेत्र पंचायत को समझते हैं। थोड़ा सा अपर लेवल है, चीज़ें उसी तरीके से चलती हैं। ये मध्य स्तरीय है, फिर इसके ऊपर आएगा हमारा जिला पंचायत। ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच कार्य करती है। इसे सामान्य भाषा में ब्लॉक स्तर, यानी कि ब्लॉक की बात हो रही है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत का ढांचा किस तरीके से होता है? प्रशासनिक संरचना में देखें तो ब्लॉक प्रमुख हो गया, वरिष्ठ उप प्रमुख हो गया, कनिष्ठ उप प्रमुख हो गया और क्षेत्र पंचायत सदस्य। ये क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर होते हैं। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। कौन से? ब्लॉक विकास अधिकारी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक विकास अधिकारी, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर और ब्लॉक के कार्यालय कर्मचारी। इस तरीके से चीजें ये ऊपर से नीचे हायरार्की चल रही है, मतलब सबसे टॉप लेवल पे फिर ये ऐसे यहाँ भी टॉप लेवल पे ब्लॉक प्रमुख, फिर वरिष्ठ उप प्रमुख, फिर कनिष्ठ उप प्रमुख, फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख बोला जाता है, क्षेत्र पंचायत के उपाध्यक्ष को उप प्रमुख बोला जाता है और एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी बनाया जा सकता है। ये क्षेत्र पंचायत के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर आगे देखते हैं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की संख्या के बारे में देखें तो न्यूनतम 20 सदस्य होते हैं, अधिकतम 40 सदस्य होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में 25,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 20 सदस्य होने चाहिए और मैदानी क्षेत्रों में 50,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 20 सदस्य होने चाहिए। क्षेत्र पंचायत चुनावों की बात करें तो ग्राम सभा के मतदाता जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उसी तरीके से क्षेत्र पंचायत चुनाव साथ साथ ही चलते हैं। मतदान में क्या होती है? 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता चुनाव में भाग लेते हैं। क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, प्रखंड विकास अधिकारी जिसको बोला जाता है। क्षेत्र पंचायत की कुछ समितियां होती हैं, समितियों को ध्यान देना है। 6 प्रकार की समितियां होती हैं और समितियों में महिलाओं को इंपोर्टेंस दी जाती है, यानी कि महिलाएं भी होनी चाहिए इन समितियों में। नियोजन एवं विकास समिति क्या करती है? विकास योजना की तैयारी एवं कार्यान्वयन करती है। शिक्षा समिति शिक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करती है। इन समितियों का नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा समिति शिक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख। निर्माण समिति सड़क भवन एवं अन्य निर्माण कार्य देखेगी। स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति स्वास्थ्य सेवाएं देखेगी। प्रशासनिक समिति प्रशासनिक कार्यों का संचालन देखेगी। जल प्रबंधन समिति जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन कार्यों को देखेगी। इस तरीके से क्षेत्र पंचायत की जो बैठक और गणपूर्ति होती है उसका क्या क्राइटेरिया है? पहली बैठक के लिए जो गणपूर्ति होती है कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए, यानी कि 1/3 होना चाहिए। दूसरी बैठक में अगर 1/3 नहीं हो पाती है, दूसरी बैठक तब की जाती है यदि पुनः 1/3 गणपूर्ति नहीं होती है तो फिर तीसरी बैठक आयोजित की जाती है। तीसरी बैठक में 1/5 भी ले सकते हैं, मतलब मिनिमम 1/3 होनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही बैठक तो 1/5 में भी बैठक कर सकते हैं, यानी कि 1/3 यानी कि 33% में और 1/5 में यानी कि 20%, यानी कि 33% लोग नहीं आ रहे, 33.33 नहीं आ रहे हैं तो 20% में भी काम चलाया जा सकता है। अगली चीज देखते हैं इसी तरीके से जिला पंचायत। ग्राम पंचायत समझ आ गया तो उसी तरीके से क्षेत्र पंचायत चलती है, उसी तरीके से जिला पंचायत चलती है, बस लेवल ऊपर ऊपर होते जाते हैं। जिला पंचायत क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था का सीट्स यानी कि टॉप लेवल होता है। यह जिला स्तर पर कार्य करती है, यानी कि पूरे जिले पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत कार्यों का समन्वय एवं विकास कार्यों की निगरानी करती है। जिला पंचायत की संरचना में देखें तो जिला पंचायत अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होते हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी होता है, फिर पंचायत सदस्य होते हैं, ये हो गए आपके इलेक्टेड लोग। फिर उसके बाद जिला विकास अधिकारी आता है, फिर अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी। एक पंचायती राज अधिकारी होता है, एक जिला विकास अधिकारी होता है, दोनों का इस तरीके से साथ में चीज़ें चलती हैं। एक पंचायती राज को थोड़ा एक सेंट्रल लेवल से जो चीज़ें आती हैं उनको देखता है, एक स्टेट लेवल से चीज़ें जो आती है उसको देखता है। फिर लेखाधिकारी, अभियंता, ऑफिस कर्मचारी, ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपने देखा होगा जिला पंचायत में। फिर आगे देखते हैं जिला पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी यानी कि सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, या जिला पंचायती राज अधिकारी होता है। इस तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो इनका चुनाव किस तरीके से? निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। इसी तरीके से जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है? क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है, यानी कि बीटीसी मेंबर भी बोला जाता है इस तरीके से कभी कभी। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन अधिकारी होता है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 18 वर्ष से अधिक आयु की जनता द्वारा किया जाता है। वही ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के एक साथ ही चुनाव होते हैं, यानी कि एक ही पेज में बैलेट पेपर जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं, एक ऊपर ग्राम प्रधान के लिए, नीचे क्षेत्र पंचायत और नीचे जिला पंचायत, या 3 पर्चे, इस तरीके से अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं। एक ग्राम पंचायत का पर्चा होगा, एक क्षेत्र पंचायत का, एक जिला पंचायत का, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। कार्यकाल की बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। फिर जो इनके पदेन सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पदेन सदस्य कौन होते हैं? एमपी यानी कि सांसद, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। एमपी जो राज्यसभा से चुने जाते हैं, राज्य विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए भी क्या होते हैं? इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये सदस्य क्या करते हैं? बैठकों में भाग ले सकते हैं, मतदान भी कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकते। यानी कि पंचायत अध्यक्ष के लिए या किसी सदस्य के लिए अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि वो सही से काम नहीं कर रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उसमें मतदान नहीं कर सकते। आगे देखते हैं जिला पंचायत की जो समितियां, जैसे क्षेत्र पंचायत है उसी तरह की जिला पंचायत है। ये भी 6 समितियां होती हैं, इनमें भी महिलाओं को इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है, यानी कि एक महिला रखनी होती है। तो नियोजन एवं विकास समिति क्या करती है? विकास योजना की क्रियान्वयन।
नाम याद रखना बस इनका। शिक्षा समिति शिक्षा से देखेगी, बस नाम से क्लियर हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति स्वास्थ्य सेवाएं और जन कल्याण देखेगी। निर्माण एवं कार्य समिति सड़क भवन एवं अन्य निर्माण कार्य देखेगी। प्रशासनिक समिति प्रशासनिक कार्य देखेगी। जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति जल संरक्षण और जैव विविधता प्रबंधन देखेगी। जिला पंचायत की बैठक देखें तो प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बैठक होना आवश्यक है, यानी कि साल में 4 बैठक। पहली बैठक में 1/3 सदस्य उपस्थित होते हैं। दूसरी बार गणपूर्ति न होने पर तीसरी बैठक आयोजित की जाती है 1/5। वही पहले 1/3 से अगर काम चल जा रहा है तो अच्छी बात है, वरना 1/5 से भी काम चलाया जा सकता है, यानी कि बैठक की जा सकती है। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 ZD, इसमें जिला नियोजन समिति की लिए प्रावधान किए गए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। जिला नियोजन समिति के गठन से संबंधित प्रावधान है। और अगर जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र यानी कि टेरिटोरियल एरिया क्या रहता है, पर्वतीय क्षेत्र में 24,000 की जनसंख्या तक न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र बनाए जा सकते हैं, और मैदानी क्षेत्र में 50,000 तक की जनसंख्या पर न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। यानी कि जिला पंचायत के लिए जो प्रादेशिक क्षेत्र होते हैं उनकी बात की जा रही है, जहाँ तक ये टेरिटरी यानी कि जितना इनका रीजन रहेगा उसकी बात हो रही है। फिर आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट है पंचायत हस्तांतरण सूचकांक। ये 2004 में VN आलोक और लवीज भंडारी द्वारा विकसित किया गया था। इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, राज्यों में जो पंचायतों को शक्तियां दी गई हैं, कौन सा 243 जी के तहत पावर है ना, उसका वास्तविक हस्तांतरण का मूल्यांकन करना, किस तरीके से चीजें चल रही, चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है, उसको देखने के लिए पंचायत हस्तांतरण सूचकांक बनाया जाता है। इसके तहत राज्य के देश के विभिन्न जो राज्य हैं उनका इसमें आकलन किया जाता है, और राज्य जैसे उत्तराखंड कौन से नंबर पे, उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे, केरल कौन से नंबर पे, इस तरीके से 1 2 3 4 करके लिस्ट जारी की जाती है, कौन टॉप है कौन बॉटम पे। प्रमुख आधार क्या रहता है, इसमें कार्य देखे जाते हैं, वित्त देखा जाता है, कार्मिक फंक्शनरीज देखी जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग देखी जाती है, और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। कार्य यानी कि 29 विषयों पर अधिकार योजना निर्माण, वित्त में वित्तीय स्वायत्तता, कार्मिक में फंक्शनरीज कर्मचारियों की उपलब्धता और प्रशासनिक नियंत्रण किस तरीके का है, क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण और कौशल विकास को देखा जाता है, और जवाबदेही में सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सामाजिक रूप से किस तरीके से चीजें चल रही हैं, सामाजिक ऑडिट बोल सकते हैं, सामाजिक एक स्क्रूटनी बोल सकते हैं, पारदर्शिता और ग्राम सभा की सक्रियता देखी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखते हैं, अब है नगर निकाय प्रणाली। नगर निकाय प्रणाली अर्बन लोकल बॉडीज। तो नगर निकाय प्रणाली शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। इसका उद्देश्य शहरी प्रशासन, विकास एवं जनसेवाओं का संचालन करना होता है। भारत में शहरी प्रशासन के शहरी शासन के प्रकार कौन कौन से हैं, 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से, नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में छावनी बोर्ड भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नगरीय क्षेत्र, पत्तन्यास बंदरगाह जो पोर्ट एरिया होते हैं, विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी, इस तरीके से चीजें चलती हैं। उत्तराखंड में जो नगर निकायों के स्तर हैं वो कौन कौन से स्तर के हैं, 3 स्तर पे हैं। नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे उच्च स्तर होता है, नगर पालिका परिषद म्यूनिसिपालिटी, नगर पंचायत उससे नीचे, नगर पंचायत, फिर उससे ज़्यादा जनसंख्या पे नगर पालिका परिषद, फिर ज़्यादा जनसंख्या पे नगर निगम होता है। इसके लिए क्या है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान है, संविधान के 9A में भाग 9A 9 क में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 243P से 243 से लेकर 243O तक कौन सी हैं, पंचायतें हैं, और 243O के बाद क्या आता है, P से लेकर 243ZG तक क्या है आपकी नगर, यानी कि नगर पालिका के बारे में, नगर निकायों से संबंधित चीज़ों को रखा गया है। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन है, 74वां 1992 का, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची नगर निकायों से संबंधित है, इसमें 18 विषय दिए गए। ध्यान रखिएगा, पंचायत में 29 विषय में, इसमें 18 विषय हैं। अब जैसे पंचायतों के देखे थे वैसे ही ये हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा इस पर नजर मार लेते हैं, ये भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, वही याद रखना है। 243P सबसे पहले क्या होती है, परिभाषा आती है, फिर उसके गठन की बात हो रही है, फिर 243Q में गठन, 243R में संरचना, 243S में वार्ड समितियों की बात हो रही है, 243T में स्थानों का आरक्षण, 243U में नगर पालिकाओं की अवधि की बात हो रही है, 243V में सदस्यता के लिए निरर्थ है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है। 243 के W में क्या, नगर पालिकाओं की शक्ति है, पावर, W में पावर है, यहाँ ध्यान देना, नगर पालिका के लिए W में पावर है। वहाँ किस पे था, G पे पावर थी, किसमें, पंचायतों में, यहाँ W पे पावर है। 243 के X में क्या है, कर अधिरोपण की शक्ति, यानी कि कर का प्रावधान है। 243 के Y में क्या है, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग 243 के Y में है, ये नगर पालिकाओं के लिए, और वहाँ हमने पंचायतों के लिए देखा था। अनुच्छेद 243Z में क्या है, लेखाओं की संपरीक्षा, यानी कि ऑडिट के बारे में बात हो रही है, जांच की बात हो रही है। 243 के ZA में क्या है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 के ZB में संघराज्य क्षेत्र में लागू किस तरीके से होगा, 243 के ZC में कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होगा। 243 ZG मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 243 का ZG क्या है, जिला योजना समिति।
इस तरीके से ई में क्या है, महानगर योजना समिति। 243 के जेड एफ में क्या है, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। और 243 के जेड जी में क्या है, न्यायालयों के हस्तक्षेप से वर्जन। जैसे 243 के ओ में क्या था, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते, वैसे 243 के जेड जी यानी कि लास्ट में क्या है, न्यायालयों वाला पहले में क्या परिभाषा है। इसको एक दो बार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे। आगे देखते हैं, उत्तराखंड में जो नगरीय स्वायत्त शासन का विकास किस तरीके से हुआ। 1916 में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम लाया गया। फिर छावनी परिषद बनाई गई, छावनियों का इस तरीके से विकास किया गया। कैंटोनमेंट एरिया 1924 में। फिर उत्तर प्रदेश नगर निगम जो अधिनियम आया 1959 के तहत प्रावधान लागू किए गए। फिर नगर पंचायत के लिए क्या है, गठन का आधार। जिन नगरों की जनसंख्या 5000 से 50,000 तक है तो वहाँ नगर पंचायतें बनाई जा सकती हैं। नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं, अभी नगर पंचायत पढ़ रहे हैं। 5000 से 50,000 तक नगर पंचायत। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट याद रखिएगा, 3 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते बल्कि मनोनीत सदस्य होते। कौन कौन से उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, नगर पालिका परिषद। इसके गठन के लिए क्या आधार है, 50,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में 90,000 तक की जनसंख्या में नगर पालिका परिषद बनाई जा सकती है। चुनाव के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है। और उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, मसूरी 1842 में जो बनी थी। अगली चीज देखते हैं, नगर निगम। नगर निगम के गठन का आधार क्या है, 90,000 से अगर ज्यादा जनसंख्या होगी पर्वतीय क्षेत्र में तो नगर निगम बनाए जा सकते हैं, और 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी मैदानी क्षेत्र में तो नगर निगम बनाया जा सकता है। नगर निगम में कौन होते हैं, अध्यक्ष जिसको मेयर और महापौर बोला जाता है। सदस्य कौन होते हैं, पार्षद या सभासद, और एक उपाध्यक्ष भी होता है, डिप्टी मेयर। चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रीति से सीधे जनता द्वारा नगर निगम क्षेत्र में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। पार्षदों के चुनाव भी वही सेम ही होते हैं, और डिप्टी मेयर भी अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदस्यों द्वारा डिप्टी मेयर चुना जाता है। यानी मेयर और पार्षदों का डायरेक्ट होता है, और डिप्टी मेयर जो चुने होते हैं उन्हीं से निर्वाचित सदस्य चुनते हैं डिप्टी मेयर को। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण नगर निगम देखते हैं कौन कौन से जो रिसेंट बने हैं हमारे। तो 31 दिसंबर 2021 को बना था श्रीनगर। फिर उसके बाद श्रीनगर क्या था, पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित पहला नगर निगम था। फिर हल्द्वानी भी नगर निगम बना। हल्द्वानी की प्रथम महिला मेयर, ये याद रखिएगा, रेणु अधिकारी। श्रीनगर की कौन रहे, आरती भंडारी पहली मेयर। और 2024 में जो बने थे रिसेंट में, अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में नगर निगम 2 और बनाए गए। अजय वर्मा अल्मोड़ा के, पिथौरागढ़ की कल्पना देवलाल। ये पहले पहले हैं तो इसलिए थोड़ा सा इनका नाम एक बार याद रख लेना। अगर आपके इलाके के तो अच्छी बात है, अदरवाइज नाम याद रखने में क्या ही जा रहा है। एग्जाम से अगर क्वेश्चन बन गया तो ईजी से हैं, लो हैंगिंग फ्रूट हैं एक तरीके से, अगर थोड़ा सा याद कर लोगे तो। अगर एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट इस तरीके से कभी क्वेश्चन बन गया तो या मिलान करने की चीज़ें आ गई तो कर सकते हो। महिला वाले तो जरूर याद कर लेना, पिथौरागढ़ की कल्पना देवलाल, हल्द्वानी की पहली महिला मेयर रेणु अधिकारी, ठीक है, और श्रीनगर की आरती भंडारी, क्योंकि महिलाओं को इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो ध्यान रखिएगा। और अल्मोड़ा के भी याद रख लो, अजय वर्मा, साथ ही साथ जो फ्रेश हैं अभी जो बने। अब नगर निगम कौन कौन से कब कब बने उनको देखते हैं फटाफट से। उत्तराखंड में अभी कितने नगर निगम है, टोटल 11। तो सबसे पहले देहरादून 1998 बना, फिर हरिद्वार बना 2011 में, हल्द्वानी बना 2011 में, रुद्रपुर में बना 2013 में, काशीपुर बना 2013 में, रुड़की बना 2013 में, कोटद्वार बना 2017 में, ऋषिकेश बना 2017 में। फिर लेटेस्ट वाले कौन कौन से, श्रीनगर 2021, अल्मोड़ा 2024, पिथौरागढ़ 2024। इस तरीके से ये हमारे क्या है, नगर निगमों के स्थापना वर्ष हैं। इसको भी आप 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने देखा पंचायती राज व्यवस्था, नगर पंचायत और इससे संबंधित जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। ये लेक्चर ध्यान से अगर आपने ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जो पंचायत हैं वो संविधान के कौन से भाग में है और कहाँ से कहाँ तक उसके अनुच्छेद हैं, ठीक है। और साथ ही साथ नगर पालिकाएं या नगर निकाय जो है उनके भी अनुच्छेद और भाग आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। इस तरीके से हमने देखा लेक्चर, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।